हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आप कैप्टन यूट्यूब चैनल सिस्टम मंत्रा में मैं हूँ सिंह। दोस्तों हमारा जो नेवी का बैच चल रहा था उसका आज नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ और साइंस में 4 पार्ट हैं। पहला फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का, तीसरा बायोलॉजी का और चौथा कंप्यूटर साइंस का। दोस्तों नंबर 1 में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे पहले फिजिक्स में, फिर तो फिजिक्स में कुछ चैप्टर हैं वो साइंस के चैप्टर से, साइंस में जितने हैं उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट फिजिक्स का आता है। उसके बाद फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, फिर लास्ट में कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस का दोस्तों हम एक ही चैप्टर करेंगे तो एक ही चैप्टर में पूरा क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है गतिकी। फिजिक्स में गतिकी चैप्टर है, गतिकी, काइनेटिक्स कहते हैं इसको। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं दोस्तों आपको बेसिक्स से एक कंसेप्ट कराता हूँ क्लियर, और दोस्तों जो आपको मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो आपको नोट भी कराता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरा कराऊंगा ताकि दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट में कभी कमी नहीं रहे। क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी, और अगर हम सब चीज़ों को याद करेंगे तो भी हमको प्रॉब्लम होगी। तो याद वही करना है जो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपको फुल सीखना है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों विराम और गति होता क्या है। अक्सर कहते हैं कि वो चीज़ विराम अवस्था में, वो चीज़ गति अवस्था में, वो चीज़ विराम है अभी, वो चीज़ गति कर रही है। तो ये विराम गति का लफड़ा क्या है, ये होता क्या है, मतलब व्हाट इज द मीन ऑफ, कह सकते हैं विराम एंड गति, काइनेटिक्स, व्हाट इज द मीन ऑफ काइनेटिक्स, एनीथिंग काइनेटिक्स, सो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरे निश्चित वस्तु के सापेक्ष मूवमेंट कर रही हो तो कहते हैं कि वो वस्तु गति अवस्था में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिर अवस्था में हो तो वो वस्तु, तो कहते हैं कि वो वस्तु स्थिर अवस्था में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या है कि आप ये देखेंगे दोनों में एक चीज कॉमन है, स्थिर बिंदु। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि एक चीज गति भी कर रही हो और एक चीज स्थिर भी हो, बशर्ते उन दोनों के बिंदु अलग अलग हों। जिस स्थिर बिंदु को मानने हैं वो बिंदु अलग अलग हो। अब आप कहेंगे दोस्तों ऐसा कैसे, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे सापेक्ष, अगर बिंदु को हम मानते हैं कि हमारे सापेक्ष मानते हैं तो हमारे सापेक्ष हमारी पृथ्वी स्थिर है क्या दोस्तों। लेकिन जो अन्य ग्रह वगैरह हैं, और आप कह सकते हैं सूर्य और उपग्रह वगैरह हैं, छोटे तारे वगैरह हैं, उन सबके सापेक्ष दोस्तों पृथ्वी कैसी है, गतिमान अवस्था में मूवमेंट कर रही है, अपने घूर्णन गति भी कर रही है तथा गति अवस्था, दोनों गति टाइप की गति कर रही है पृथ्वी। तो उनके सापेक्ष क्या है, गति अवस्था में, बट हमारे सापेक्ष है पृथ्वी विराम अवस्था में। तो ये पॉसिबल है कि एक वस्तु एक टाइम में विराम अवस्था, गति अवस्था दोनों अवस्था में हो सकती है, बशर्ते उसके बिंदु दोनों अलग अलग हों। जो निश्चित बिंदु से माना जाता है, जिसके सापेक्ष मानने हैं, वो बिंदु उसके अलग अलग हों। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ निर्देश बिंदु के सापेक्ष परिवर्तित ना हो रही हो तो यह वस्तु विराम में कहलाती है। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है। और यदि समय के साथ किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति गति, मतलब चेंज हो रही हो, मतलब उस वस्तु की स्थिति चेंज हो रही हो, तो ये वस्तु हम कहेंगे वो वस्तु गति अवस्था में है। पहले यहाँ थी, अब यहाँ पे आ गई समय के सापेक्ष, और निश्चित बिंदु में अगर मेरे को ले रहे हैं तो पहले यहाँ थी कोई वस्तु, फिर यहाँ पे आ गई, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब वो गति अवस्था में है। ठीक है, और दोनों का आपको मैं ऑप्शन बता चुका हूँ। अब अगला देखते हैं। अगली दोस्तों चीज आती है इसमें आदेश व सदिश राशियाँ। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके ऊपर, इसके एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन बोले जाते हैं। डायरेक्टली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आता तो कभी कभी आ जाता है। आदेश व सदिश राशियाँ, और दोस्तों जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हर एग्जाम थोड़ा टफ होता जा रहा है, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर रेलवे का हो, चाहे कितना बड़ा एग्जाम हो या कितना छोटा एग्जाम हो। ठीक है, तो हर टाइप का एग्जाम में वो जैसे टाइम के सापेक्ष बढ़ता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, ऐसी राशियाँ दोस्तों, जो मैं भौतिक राशि के बारे में आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ हमको परिमाण की जरूरत पड़े। किसकी? परिमाण की जरूरत पड़े, 1 2 3 4 5, इनसे उनका काम चल जाए, तो उन राशियों का कहेंगे दोस्तों
सदिश राशि कहेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसी राशि जिनके परिमाण के साथ साथ हमको उनकी दिशा भी बतानी पड़े। अगर दिशा अगर हम ना बताएं तो उनका वैल्यू चेंज हो जाए, उनका मान चेंज हो जाए, तो दोस्तों ये क्या होगा। अगर दिशा अगर हम मतलब सदिश राशियाँ, सदिश राशि में क्या है कि ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों बताने पड़े, तो उन राशि को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सदिश राशियाँ। अब सदिश राशि में कहेंगे कि भाई दिशा बदलने से क्या होगा। दिशा बदलने से दोस्तों क्या होगा, उसके मान पे इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारी राशि है उसका मान बदल जाएगा, ठीक है, उसका परिमाण बदल जाएगा, जो उसकी वैल्यू है वो बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों सदिश राशि में अब दोस्तों थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे कि जो दूरी होती है वो अदिश राशि में आती है। दूरी को हम अदिश राशि में रखते हैं क्योंकि दूरी इट मीन दूरी, यहाँ से वहाँ तक गया, यहाँ से वहाँ तक घूम गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विस्थापन होता है, जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि में आता है। किस में आता है, सदिश राशि में आता है दोस्तों विस्थापन, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखिए सदिश राशि कौन सी। अदिश राशि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़े और दिशा की जरूरत नहीं पड़े, तो उनको हम अदिश राशि कहते हैं। लेकिन सदिश राशि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमको दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले डेफिनेशन की ओर। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे दूरी, घनत्व रहा, दूरी रही, की चाल रही, आयतन रहा, ये सब किस में आता है दोस्तों, अदिश राशि में आते हैं। किस में, अदिश राशि में। आयतन अदिश राशि में आता है, लेकिन दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है वो डिफरेंट, वो मैटर करता है कि वो किस जगह प्रयुक्त हो रहा है। कई जगह दोस्तों क्षेत्रफल नेगेटिव, वो कुछ जगह पे अदिश में भी आता है, और लगभग कई जगह पे आप कह सकते हैं सदिश राशि में भी आता है। जैसे कि हमारा जो BDF cos थीटा वाला फॉर्मूला होता है, उसमें दोस्तों इसको एक अदिश के रूप में मैटर किया गया है। तो इसको तो मैटर सदिश के रूप में किया गया है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से जो फॉर्मूला लगाएगा वो अदिश है, तो वहाँ पे इसको सदिश के रूप में डिनोट किया गया है। और कई जगह ऐसे हैं यहाँ पे हम क्षेत्रफल को अदिश मानते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अगला वाला, गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये सब तो ऐसा ही, ज़्यादा खास नहीं था। गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा दोस्तों दूरी की, कि दूरी क्या होता है। किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को हम उसके दूरी कहते हैं। किसी गतिमान कण द्वारा किसी पथ पर चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस, उसकी दिशा क्या है, इसकी क्या है। ये एक अदिश राशि होती है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो ये जो पथ है इसकी पूरी लंबाई को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, दूरी कहेंगे, ठीक है। ए से लेके बी तक ये अदिश राशि है। अगला आता है विस्थापन। विस्थापन आता है अगला। अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के मध्य न्यूनतम तय दूरी को विस्थापन कहते हैं।
यह अदिश राशि है। सॉरी, सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। दोस्तों ये तो था हमारा दूरी, जो जगह वाली जो पोजीशन थी वो तो थी दूरी की, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो हमारी क्या है, विस्थापन है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट है। पहला क्या था, डिस्टेंस, ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगली हेडिंग के, अगली डेफिनेशन के लिए। अगली डेफिनेशन है दोस्तों चाल। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आपको इस टाइप कंडीशन है कि इकाई समय में, एकांक समय में, तो इसका मतलब सापेक्ष समय का उसमें भाग हो रहा है। जब फॉर्मूला बनाएंगे तो हम जो दूसरी वाली चीज है, ये है इसकी पहली चीज, इसमें क्या है, समय, दूसरा क्या है ये, और तीसरा क्या है ये हमारा रिजल्ट है। इन दोनों के मिलन से इसका फॉर्मूला बनेगा। तो जो इकाई समय दे या एकांक समय दे, उसका जो सेकंड वाली डिजिट है उसमें भाग होगा दोस्तों। जैसे कि इसमें देखिए, चाल बराबर, यहां से फॉर्मूला बनता है दूरी अपॉन समय। तो जो इकाई के साथ साथ जो डिजिट होगी उसका भाग आएगा दूसरी डिजिट में, और जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेशन वाली जो हमारी रिजल्ट है वो निकल कर जाएगा इससे। इसको स्टूडेंट को तो v बराबर एस अपॉन टी कह सकते हैं। ठीक है, अब औसत चाल देखिए। कुल तय की गई दूरी और कुल लगा समय, कुल समय। ठीक है, कुल लगा समय या कुल समय जितना हमको इसमें लगता है, तो औसत चाल के लिए ये फॉर्मूला है। और एक दोस्तों और एक चीज और, किसी क्षण पे या किसी पल पे हमको उसकी चाल निकालनी है, तो उस चाल को कहते हैं दोस्तों तात्क्षणिक चाल। उस चाल को कहते हैं दोस्तों तात्क्षणिक चाल। तो उसके किसी बिंदु की हम कह सकते हैं, मतलब कि तात्क्षणिक चाल है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, तात्क्षणिक चाल b बराबर, अगर हम निकाले तो इसमें होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब जो समय है उसको जीरो को रिप्रेजेंट करने वाला, जीरो के अलावा मान लिया जाता है उसमें। तो उसमें जो फॉर्मूला आता है दोस्तों, तो उसका क्या होता है, इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन इस फॉर्मूले से जो नई चीज़ बनती है वो है डी एस अपॉन डी टी। ये इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, कभी कभार इस पर क्वेश्चन आ जाता है। डी एस अपॉन डी टी का मतलब क्या है कि जो एस वाली वैल्यू है उसका टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। वेग, अगला आता है वेग। चौथी डेफिनेशन हमारी दोस्तों वेग की है। वेग क्या होता है, आइए ये जानकारी करते हैं।
कोई वस्तु इकाई समय में जितना विस्थापित होती है, जितना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उन दोनों स्थिति के बीच न्यूनतम तय दूरी करती है, उसको कहते हैं विस्थापन। तो कोई वस्तु इकाई समय में जितना विस्थापित होती है, जितना विस्थापित होती है, उससे उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उस वस्तु का वेग कहते हैं। अब दोस्तों वेग के भी जिस टाइप से हमारे चाल के फॉर्मूले थे उस टाइम सेम टू सेम वेग के फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा सा अंतर है उसमें। जैसे मैं आपको बताऊं, वेग वो वेग सदिश राशि है, और जो चाल थी वो अदिश राशि। दोस्तों वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय, दूसरा मार्ग लेता हूँ, और जो हमारा औसत वेग बराबर कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। ठीक है, b बराबर s अपॉन टी, सेम टू सेम वही है, औसत विस्थापन। औसत विस्थापन बराबर क्या होगा दोस्तों, वो देखिए, कुल विस्थापन अपॉन कुल लगा समय। औसत का मतलब होता है क्या दोस्तों, हो जाता है इसमें 3-4 डिजिट या फिर मतलब 2+ डिजिट, 2 या 2 से 2+ डिजिट दी जाएंगी, उसके बारे में उन सब का मिला के जो औसत निकाला जाता है उसको कहते हैं औसत विस्थापन। अगला जो आता है दोस्तों वो है इसमें तात्क्षणिक विस्थापन। तो तात्क्षणिक वेग, ना कि यहाँ पे विस्थापन गलत हो गया मैंने, तात्क्षणिक वेग सेम टू सेम वही जैसे कि उसमें है। इसमें भी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, अगला है दोस्तों त्वरण। त्वरण क्या होता है वो देखिए, किसी कण के वेग में समय के साथ परिवर्तन को ही हम कहते हैं दोस्तों त्वरण कहते हैं। ठीक है, किसी कण के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं, इस कण का त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग अपॉन समय
और दोस्तों पीछे वाले फॉर्मूले मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, वो मात्रक लिखते रहिएगा, जैसे कि विस्थापन और दूरी का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकंड है, उसी प्रकार से जो वेग का मात्रक बनता है वो बनता है मीटर पर सेकंड, चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकंड बनता है, और त्वरण का मात्रक यहाँ से मीटर पर सेकंड बनता है, और साथ साथ एक सेकंड और नीचे एक अपॉन सेकंड और है, तो आप कह सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक दोस्तों, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, अब आप कहेंगे औसत त्वरण के लिए फॉर्मूला, तो औसत त्वरण के फॉर्मूला दोस्तों थोड़ा सा अलग हो जाता है इसमें। औसत त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, समय अंतराल दोस्तों। ठीक है, ये औसत त्वरण का फॉर्मूला है, पहला त्वरण का है, और तात्क्षणिक त्वरण के लिए फॉर्मूला इसमें होता नहीं है, होता है दोस्तों लेकिन वो भी सेम टू सेम इसी टाइप से है, इन सब का इतना यूज नहीं है, इन सब का यूज है जो हम दूसरे टाइप के जो थोड़ा हाई लेवल का न्यूमेरिकल करेंगे उनमें इनका यूज है। एक कॉन्सेप्ट जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूले में आप कह सकते हैं, यहाँ पर ये आता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। ओके, अब गति का ग्राफीय निरूपण किस टाइप से किया जाता है दोस्तों, वो जानेंगे, वो देखते हैं गति का ग्राफीय निरूपण। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बच्चा इसी में फंस जाता है। तो इस आज से इसकी झंझट खत्म हो जाएगी। अगर ग्राफ से संबंधित इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो वो आप पक्का फोड़ के आएंगे, आई मीन सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखते हैं स्थिति और समय का ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। अब जब स्थिति समय ग्राफ हो दोस्तों तो उसमें त्वरण की भी बात होती है, मैं जो बीच वाली लाइन है वो त्वरण को डिपेंड करेगी, लेकिन अगर स्थिति और समय का फॉर्मूले की बात हो तो उसमें वेग की बात होगी दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं पहला ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी कैपिटल एस है, ये ओ। अगर कोई ग्राफ इस टाइप से हो, ठीक है, ये स्थिति मतलब कि वो आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को डिपेंड कर रहा है और ये टाइम को डिपेंड कर रहा है, और ये ओ सदी स्टेप से, और इसके बीच में एक रेखा दिखाई गई है वो ए बी के रूप में, तो इसके बारे में पूछा जाए दोस्तों तो इसका मतलब साफ है दोस्तों, इसमें क्या होगा दोस्तों, कण है विरामावस्था में है, कण विरामावस्था में है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं आपको वैसे देखूं तो यहाँ पे 10 मान लीजिए, यहाँ 20 मान लीजिए, यहाँ 30, यहाँ 40 मान लीजिए सपोज दैट, तो यहाँ पे भी 40 मीटर पर था, यहाँ पे भी 40 पे, यहाँ पे भी 40 पे, यहाँ पे 40 पे, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो कहाँ रहा है भाई, वो 40 पे कल भी था, 40 पे आज भी, 40 पे आगे भी है, तो ठीक है, इसीलिए इसमें क्या है दोस्तों, कण क्या है, विरामावस्था में है। अगला आइए अगले क्वेश्चन पे, तो अगला कुछ इस टाइप से हो, ये ए है और ये क्या है दोस्तों, बी, और ये ओ को डिपेंड कर रहा है। दोस्तों आपको इस टाइप का ग्राफ दिखाई दे तो कण क्या है, एक नियत त्वरण से गति कर रहा है। इसको दोस्तों कुछ कई टाइम पे ऐसे भी बना दिया जाता है, एस ओ
टी, ये बी। इस टाइप को रिप्रेजेंट करे या फिर इस टाइप का हो, दोनों में से किसी टाइप का दोस्तों, तो इसका मतलब साफ बात है कि वो कण क्या है दोस्तों, शून्य त्वरण के साथ गति कर रहा है। एक शून्य त्वरण के बाद उसमें शून्य त्वरण है दोस्तों, कण शून्य त्वरण के साथ गति कर रहा है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर, सॉरी अगले ग्राफ की ओर। ठीक है, तो अगला ग्राफ है दोस्तों कुछ इस टाइप से। लगता है मैंने दूसरा मार्कर उठा लिया, खैर कोई नहीं। एस ए बी ओ। ठीक है, अगर आपको ग्राफ इस टाइप से दिखाई दे तो इसका मतलब पता क्या है दोस्तों कि कण धनात्मक त्वरण से गति कर रहा है। कण धनात्मक त्वरण से गति कर रहा है। और वहीं पे दोस्तों कुछ इस टाइप से अगर आपको दे दिया जाए ओ, इस टाइप का हो या फिर थोड़ा सा अगर इस टाइप से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मान इसमें एक ही होता है। कहीं आपका दोस्तों थोड़ा सा ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, इसमें दोस्तों कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन करने के लिए जो मिसप्रिंट वगैरह हो जाती है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन करने के लिए इतना ऊपर जा भी सकता है। तो आप इसको मतलब सीरियस ज़्यादा ना लें, वो भी इसी में आ जाता है इसमें। ठीक है, ए बी टी एस। तो दोस्तों ये वाला जो है वो उसमें क्या है, कण ऋणात्मक त्वरण के साथ गति कर रहा है, गति कर रहा है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसको हम मंदन के नाम से पुकारते हैं। जो उसका सेकंड नाम है दोस्तों वो क्या है, मंदन। तो दोस्तों ये तो हुए ग्राफ हमारे स्थिति समय के। दोस्तों अगला जो ग्राफ आता है वो आता है दोस्तों वेग और समय के ग्राफ। उसमें दोस्तों त्वरण के बारे में बात की जाती है, दोनों में त्वरण के बारे में बात की जाती है। इस चैप्टर से जो भी ग्राफ आएगा तो वो त्वरण को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में यहीं पर हम समाप्त करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें इस चैप्टर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ चैनल दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।